तो ये मेडिसिन में क्या कैंसर तक की बीमारी का भी निष्पत्ति हो जाता है, हल हो जाता है? पर हम बहुत रेगुलरली कैंसर रिलेटेड केसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये जो आजकल घर घर में शुगर, ब्लड शुगर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, तो डायबिटीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी है। हर कोई को नॉर्मल कर देना, दवाइयाँ फिर उसकी बंद हो जाएगी, वो मिठाइयाँ में खाने लग जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? वो बच्चे को क्या एटलीस्ट क्या दें, कोई होम्योपैथी डोज पर्टिकुलर जिससे उसकी कंजेशन ठीक रहे, उसकी तबीयत ठीक रहे, वो ज़्यादा एलर्जिक ना हो, धूल मिट्टी से परेशान ना हो? क्या क्या आप देंगे? एक्सपेक्टेशन ही शायद गलत है अनफॉर्चुनेटली, बट यस बहुत छोटे बच्चों का, क्योंकि उनकी जो लंग की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, क्लॉग्ड अप होने के चांसेस होते हैं एक्सेट्रा। तो मास्किंग अगर हो सके, एक छोटा सा मेजर ये है। नमस्कार, डायलॉग्स के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, विख्यात पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर कल्याण बैनर्जी। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी को दिल्ली शहर में, दिल्ली के बाहर और विदेशों में भी सभी कोई जानते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर कल्याण बैनर्जी के बेटे डॉक्टर कुशल बैनर्जी स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर बैनर्जी, आपको हम स्वागत करते हैं डायलॉग्स में। थैंक यू। डॉक्टर बैनर्जी, मैं आपसे ये पूछूंगी आज कि पापा आपके डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, और वो भी पद्मश्री प्राप्त किए, और 2009 में हम सभी जानते हैं, वो पेपर में भी निकला था, 2009 में डॉक्टर कल्याण बैनर्जी को पद्मश्री मिला। और इतने, क्या बोलते हैं, दिल्ली शहर में ऐसे कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं, जिनको कभी ऐसे नहीं हो कि एक बार दो बार वो आपके क्लिनिक में नहीं पहुंचे। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। पूरे दिल्ली में इट इज़ अ वेल नोन क्लिनिक डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, जहाँ आज भी लाइन लगती है बहुत लंबी, और कम से कम 1-1.5 महीना पहले आपकी बुकिंग होती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये मैं पूछूंगी, आप बचपन में ही आपको ख्वाब था कि पापा के जैसे बनो? जहाँ तक मुझे बताया जाता है कि छोटे उम्र से मैं डॉक्टर तो बनना चाहता ही था। थोड़े बड़े उम्र में जाके मुझे पता लगा कि जो दवाइयाँ मैं घर पे लेता हूँ वो थोड़े औरों से दूसरे किस्म की हैं। तो तब तक ये तय मैंने खुद किया था कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, और जब डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी डॉक्टरी तो कर नहीं सकता जो मैं खुद इस्तेमाल ना करूँ। तो फिर होम्योपैथी की तरफ ही मैं आगे बढ़ा। ये जो होम्योपैथी मेडिसिन जो है आज के डेट में, एलोपैथी के बहुत सारे मेडिसिन को ये रिप्लेस भी कर रहे हैं, और लोगों का मानना ये है कि लंबे, अगर कोई ऐसे बीमारी है जो लंबे चलने वाले हैं, लंबे चलते हैं, जिसके ट्रीटमेंट भी बहुत लंबे होते हैं, तो वो प्रेफर कर रहे हैं आजकल कि वो स्विच कर लें, होम्योपैथी में स्विच कर लें। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगी, हमारे दर्शक के लिए मैं पूछूंगी कि ये जो मेडिसिन है, जो होम्योपैथी आप देते हैं, आप लोग इसी में यू आर दी मास्टर, तो ये मेडिसिन में क्या कैंसर तक की बीमारी का भी निष्पत्ति हो जाता है, हल हो जाता है? हम लोग हमारे क्लिनिक में और इन जनरल वर्ल्ड वाइड भी होम्योपैथी बहुत डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस के को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आस्ते आस्ते एविडेंस बेस्ड भी इन चीज़ों के सपोर्ट पे जनरेट हो रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। कैंसर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी वाइड रेंजिंग कैटेगरी ऑफ इलनेसेस को एनकम्पस करता है। तो पर हम बहुत रेगुलरली कैंसर रिलेटेड केसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी एड ऑन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ होता है, कभी साइड इफ़ेक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए, कभी कभी एक्सक्लूसिव होम्योपैथिक दवाई पे ही पेशेंट है क्योंकि उसकी उम्र ऐसी है, चाहे वो इतने एडवांस्ड केस है कि और कुछ करने का फ़ायदा नहीं, कीमो वगैरह वो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको बहुत बेनिफिट भी मिलता है।
तो डॉक्टर कुशल बैनर्जी, आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि आजकल जो लिवर, फिर गॉल ब्लैडर, तो स्टोन्स तो हैं, किडनी स्टोन्स भी हैं, तो लिवर किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें भी होम्योपैथी का भी बेहतरीन मेडिसिन मैंने सुना है। तो कितना % तक ये पेशेंट आपके पास आके ठीक हो जाते हैं? राइट। सो लिवर रिलेटेड बीमारियों का अभी एक नए समझ से वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन में हमने जाना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि लाइफस्टाइल से बहुत लिंक्ड है, उसमें लिवर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। लिवर हेल्थ को हम एक नए इम्पोर्टेंस के साथ समझ रहे हैं और उसका लिंक लाइफस्टाइल के साथ भी हम समझ रहे हैं। इस वजह से, और क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में इंडिया अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लीडर बन चुका है, तो हमारे देश के पेशेंट्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एरिया बन गया है। इन प्रॉब्लम्स में होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तो क्योंकि ये इतनी सेफ हैं, जो कि लिवर के ऊपर लोड या स्ट्रेन नहीं डालती हैं। एलोपैथी की बहुत मामूली से मामूली दवा भी अल्टीमेटली, क्योंकि लिवर के ऊपर मेटाबोलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन डाल सकती है और कई लिवर के बीमारियों पेशेंट्स को कई दवाइयाँ नहीं दी जा सकती हैं। तो लिवर की एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इलनेसेस होती हैं। तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कर देना ठीक नहीं है कि कोई भी बीमारी हम लिवर की ठीक कर देते हैं किसी भी स्टेज पे, बट हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीजेस जो कि डीकॉम्पनसेटेड स्टेज तक भी पहुंच गई हैं, उनकी मैनेजमेंट, उनको एक पेलिएशन भी कहीं देना, कभी लाइफ एक्सटेंड करना, ये सब का योगदान बड़े सेफली होम्योपैथी कर चुका है। किडनी में भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि किडनी की कई बीमारियाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बनती हैं, तो जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अगेन ये इन बातों में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। इस वजह से किडनी की डिजीजेस की, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको किडनी फेलियर बोला जाता है, हाइपरटेंशन से भी किडनी डिजीज बढ़ते हैं। हाँ, तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन पे किडनी पे इम्पैक्ट माना जाता है। इनफैक्ट बीपी की मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा वजह होता है कि किडनी की लॉन्ग टर्म इफेक्ट उस पे ऊपर कोई एडवर्स ना रहे। अब क्योंकि ये चीज़ हमारे देश में इतना कॉमन हो गया, इंसिडेंट्स इतनी बढ़ने लग गई हैं, तो हम बहुत केसेस किडनी रिलेटेड भी देखने लगे हैं। अगेन इसमें हम लोग के अपने खुद के पेशेंट्स की भी डेटा एनालिसिस में हमने देखा था कि बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अगेन सबको एकदम टोटली ठीक कर देते हैं ये कहना ठीक नहीं है, बट बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है। डॉक्टर कुशल, आप ये भी बताइए हमारे दर्शक को कि ये जो आजकल घर घर में शुगर, ब्लड शुगर इज़ अ प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, मतलब ये एक साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, ऐसे हो गया है। प्रेशर तो उसके बाद ही प्रेशर भी हो जाता है। तो ब्लड शुगर के लिए होम्योपैथी में ऐसे कोई दवाई आप देते हैं? क्योंकि ब्लड शुगर जिनको हो जाता है वो तो लाइफ टाइम लेना पड़ता है दवाई, अगर एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो वो हमेशा ही लेना पड़ेगा जी। तो ऐसे है। हाँ, तो डायबिटीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी है। हर कोई को नॉर्मल कर देना, दवाइयाँ फिर उसकी बंद हो जाएगी, वो मिठाइयाँ में खाने लग जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल नहीं है। बट ये हमने कुछ साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर निकला था लैंसेट में, जिसमें ये बताया गया था कि लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, वेट लॉस करके आप इनिशियल फेजेस में शुगर को रिवर्स कर पा रहे हैं। ये होम्योपैथी की बात नहीं, इन जनरल बात है। एंड उन एक ग्रुप जिन्होंने ये चेंजेस करी और दूसरा ग्रुप जिन्होंने सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ ली, ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइफस्टाइल चेंजेस वाले ग्रुप में देखा गया, ना कि दवाई के बारे में, दवाई वाले ग्रुप में। तो ये एक बहुत ही बड़ी अहम स्टडी थी, जिसमें हमें लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस एक नए नज़र से समझ में आया। और ये होलिस्टिक अप्रोच जो है, ये होम्योपैथ शुरू से ही जानते हैं, इसकी अहमियत समझते हैं। 250 साल पहले जब होम्योपैथी दुनिया में आया, तब से एक पेशेंट को एक पूरा इंसान के तरह देखना, ना कि कंपार्टमेंटलाइज तरीके से देखना, इसकी अहमियत होम्योपैथी शुरू से ही जानता है। इस वजह से कोई भी इंटरवेंशन जिसमें लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो बेटर काम करता है अगर होम्योपैथी के अंदर रहा जाए। तो हम एक तो अर्ली स्टेजेस में अलॉन्ग विद अग्रेसिव लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट हम लोग होम्योपैथी के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बट अगर अब दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी देखें कि जहाँ कोई पेशेंट बहुत हाई यूनिट्स ऑफ इंसुलिन भी ले रहा है, उसके बावजूद उसकी शुगर मैनेज नहीं हो रही है, हम कई केसेस में देखते हैं कि होम्योपैथी ऐड ऑन करके उसकी बेटर मैनेज हो रही है लेवल्स।
और फिर उसके उस वजह से रिस्क जो किडनी खराब करने का, नस खराब करने का, आँख खराब करने का, वो सब की रिस्क भी फिर लोअर हो जाती है। तो डायबिटीज़ में भी बहुत ही हर एक लेवल के पेशेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट होम्योपैथी दे सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगी, ये डायबिटीज़ होने के बाद किस किस ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेशर होती है कि वो खराब हो जाने का? जी, तो वो भी ज़रा हमारे दर्शक को बताइए प्लीज़। जी। हाँ। तो एक तो इसको एक साइलेंट किलर माना जाता है डायबिटीज़ को, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा तकलीफ वो देता नहीं है, जिस वजह से कंप्लायंस टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कंप्लायंस टू एक्सरसाइज रेजिमेंट, ये सब आस्ते लो हो जाता है पेशेंट में। सो इस बात से बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब उसमें दिक्कतें आने लगेंगी ऑर्गन्स में, तो तब बहुत परहेज करके हम सारे चेंजेस हर केस में रिवर्स कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो प्रिंसिपल एरियाज जिसके लिए कोई भी डॉक्टर वरी करता है, एक तो नसों का, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जहाँ सुन्न हो जाना, पैरों की उंगलियां, चप्पल उतर रहा है पता नहीं लग रहा है, कुछ केसेस में जख्म हो रहा है पता नहीं लग रहा है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में नसों का सुन्न होना एक कॉमन सीक्वल कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। आँखों के अंदर जो बहुत बारीक नसें होती हैं जो खून पहुंचाती हैं रेटिना पे, उनमें ब्लॉकेज, क्योंकि खून गाढ़ा होने के वजह से एंड तक खून पहुंच नहीं पाता है, तो आस्ते आस्ते वो टिश्यूज डैमेज होने लगती हैं। तो जिसका आजकल मैनेजमेंट भी बहुत पेनफुल है, आई बॉल के थ्रू आप इंजेक्शन डाल के उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेट्रा। तो वो आँख की दृष्टि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑफ कोर्स डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोला जाता है, किडनी का क्रॉनिक फेलियर भी लॉन्ग टर्म अनमैनेज डायबिटीज़ में बोला था। दूसरा, डायबिटीज़ का बढ़े रहना, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहना कार्डियक रिस्क को भी बहुत एलिवेट करता है। अगर आप एक नॉन डायबिटिक हैं और आपका बीपी कोलेस्ट्रॉल है, तो आपकी रिस्क एक तरफ। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ा है, तो आपकी रिस्क अलग एंड काफ़ी एलिवेटेड। तो एज अ कंट्रीब्यूटर टू अदर इलनेसेस, कार्डियक इवेंट्स, स्ट्रोक, ये सब के लिए भी डायबिटीज़ का मैनेज्ड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक प्रश्न करूँगी, आप लोग जब एक पेशेंट आए आपके पास डायबिटीज़ है, हमारे नॉर्मली हम एलोपैथी में देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर ही राइट सम टेस्ट्स, तो आपके लिए भी सिमिलर प्रोसेस होगा डायग्नोसिस का कि आप भी टेस्ट करवा लेते हैं कि कितने लेवल पे क्या है, वो भी तो चेक करना होता है जी। तो ये भी सेम प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं? जी, तो इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग किस्म की, चाहे ब्लड टेस्ट, चाहे यूरिन टेस्ट, चाहे चेस्ट एक्सरे, MRI, CTs, ये सब मैं ये मानता हूँ कि एक फिजिशियन की टूल्स हैं। बीमारी को बेहतर समझना, शरीर के अंदर झांक के देखना, और अभी नई नई टेक्नोलॉजी हमें और क्लैरिटी से ये चीज़ें बता पा रही हैं। एंड इवन ब्लड टेस्ट में भी अलग अलग टेस्ट आ रही हैं, मार्कर्स आ रही हैं, जो हम जिसकी एसोसिएशन अलग अलग बीमारियों के साथ हम समझ पा रहे हैं। ये सब होम्योपैथ हो चाहे कोई और किस्म की पैथी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे हिसाब से हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए और यूटिलाइज करना भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ टेस्ट से ही समझ में आता है, मान लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म, जो बहुत क्लियर कट सिम्टम्स, एकदम टेक्स्ट बुक वाले सिम्टम्स हम लोग को हर मरीज में नहीं आ रहा है, पर उसकी ट्रीटमेंट अगर हमें असेस करनी है तो ब्लड टेस्ट से ही असेस होगी। ब्लड शुगर भी शुरुआत 200-250 शुगर तक, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट कुछ सिम्टम्स बोले, तो उसमें भी हम प्रोएक्टिव टेस्टिंग। बट अगर एलोपैथी होम्योपैथी दोनों चीज़ साइड में रखा जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्टिंग, इस पर एक चर्चा हो सकता है कि कभी कभी मे बी हम लोग ईज़ ऑफ एक्सेस और ईज़ ऑफ कॉस्ट के वजह से ज़्यादा टेस्टिंग एडवाइस किया जाए। अलग अलग दुनिया की जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग हो सकती है, बट टेस्ट एज सच मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर कुशल, आप मुझे ये भी बताइए कि आजकल जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो सर्दी का मौसम है और हवा भी ठीक नहीं है, तो आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स अभी कैसे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? जी जी। सो दिल्ली NCR में ये तो इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि एयर क्वालिटी
एक बहुत ही बड़ा हेल्थ बर्डन बन चुका है एंड परहैप्स ये डॉक्टर के डेस्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहा। अब ये पॉलिसी लेवल पे बहुत अग्रेसिव चेंजेस की बहुत जल्द से जल्द ज़रूरत है बिकॉज इस तरीके की एयर क्वालिटी में हेल्दी रहना ही अब नॉर्मल होगा। जो ह्यूमन बॉडी जिस चीज़ के लिए इक्विप्ड ही नहीं है वैसे ही एक्सपोजर लेवल्स हमारी साल के कई महीनों में NCR में देखी जा रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट इनह्यूमन टू हैव टू एग्जिस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। तो उसमें डॉक्टर एक हद तक ही हेल्प कर सकता है। ये कह देना कि आप स्मोकिंग करते रहो और मैं दवाई दूं आपको कुछ नहीं होगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। एयर क्वालिटी के लेवल पे भी अगर चर्चा करी जाए कि ये दवा खाओ आपको कुछ होने नहीं देंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ हेल्प डॉक्टर्स होम्योपैथ्स कर पा रहे हैं। कोई भी बीमारी जिसकी एक रिकरिंग ट्रेंड हो, अगर आप कोई सीज़न में बार बार तबीयत ख़राब आपको होती है, एयर क्वालिटी के चेंजेस के साथ आपको कोई सिम्टम्स आती हैं और आप उसका एक परमानेंट निदान चाह रहे हैं, तो होम्योपैथी काफ़ी केसेस में अच्छा खरा उतरता है। मैं ये मानता हूँ कि कोई अगर परेशान हो रहा है रिपीटेड एंटी एलर्जी लेके या कोई स्टेरॉयड लेके या कोई इस तरीके की दवाइयाँ लेके और वो अपना थ्रेशोल्ड देख रहे लोअर होता जा रहा है कि रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, डोज एक थी अब उसकी डबल हो गई है, जब इन चीज़ों से आप निकलने के बारे में सोचने लगें तब होम्योपैथी आपके लिए बहुत ही वेल सूटेड साबित हो सकता है विदाउट एनी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर, एक चीज़ मैं और भी पूछूंगी, ये आजकल स्कूल्स बंद नहीं हो रहे हैं, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 1 2 KG सभी बच्चे का स्कूल, सभी का स्कूल खुला हुआ है, सब स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे, वो बच्चे को क्या एटलीस्ट क्या दें कोई होम्योपैथी डोज पर्टिकुलर जिससे उसकी कंजेशन ठीक रहे, उसकी तबीयत ठीक रहे, वो ज़्यादा एलर्जिक ना हो, धूल मिट्टी से परेशान ना हो, क्या क्या आप देंगे? पहली बात तो स्कूल खुला रखना या बंद रखना ये भी एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन है जो शायद पिछले हमारी फॉरेस्ट फायर्स वगैरह के बेसिस पे डिवाइस करी गई थी। अगर हम इस साल का सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट देखें तो वो बड़ा क्लियरली कहता है कि PM 2.5 जो कि फॉरेस्ट फायर से लिंक्ड एक पोल्यूटेंट है वो उतना पीक नहीं किया, उसने उतना पीक नहीं किया, बट एवरेज अगर PM 2.5 लेवल्स देखें तो इट्स सिमिलर टू एनी अदर ईयर। तो अगर बंद करने की डिसीजन हमने तब ली थी तो अब भी लेनी चाहिए, या जो भी हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं दैट शुड बी एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स वेहिकुलर पोल्यूशन एक और बहुत बड़ा वो है। मैंने जैसे बताया इतनी अनहेल्दी एनवायरनमेंट में कोई गोली या कोई मेजर आपको टोटली प्रोटेक्टेड रखेगा, ये एक्सपेक्टेशन ही शायद गलत है अनफॉर्चुनेटली। बट येस, बहुत छोटे बच्चों का, क्योंकि उनकी जो लंग की फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, क्लॉग्ड अप होने के चांसेस होते हैं एक्सेट्रा। तो मास्किंग अगर हो सके एक छोटा सा मेजर ये है। पीक जो 6 to 9 एंड सुबह 6 to 9 अगेन शाम को मोटा मोटी पीक पोल्यूटेंट्स की लेवल्स होती, उस दौरान बच्चों को बाहर ना लेके जाया जाए। फिजिकल एक्टिविटी जो अवॉइडेबल है, जो कि हर डॉक्टर एक्चुअली एनकरेज करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बोलना पड़ता है कि हैवी पोल्यूशन के दिनों में आप बाहर नहीं लेके जाइए। एट द सेम टाइम घर पे रखिए, उनका इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ कराइए। मेनली तो मैं ये मेजर्स ज़्यादा बोलूँगा ज़्यादा देन एडवाइजिंग अ सिंगल मेडिसिन जो कि एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, जो कि उस तरीके से करता नहीं। बट देयर आर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में। अगर मान लीजिए ब्रीदिंग की बात ज़्यादा होती है तो उसकी स्पेसिफिक दवाई की हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। स्किन की किसी को फ्लेयर अप्स हो जाती हैं, कोई हाई फीवर बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इरिटेशन हाई फीवर वगैरह होता है, तो अलग अलग किस्म की दवाइयाँ ऐसे स्थिति में दी जाती है। बट प्रिवेंशन विथ नॉन मेडिकल मेजर्स मैं ज़्यादा इनकरेज हमेशा करता हूँ। बच्चे का ओवरऑल लाइफस्टाइल, रोने पे टाइम पे सोने जाना, रूटीन से चलना, ये सब भी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन रखती हैं। तो फाइट ऑफ करने की भी जो भी इन्फेक्शन का फिर रेपरकशंस एक्सेट्रा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेटर होता है ऐसे बच्चों में जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी। तो ऐसे कोई नहीं कि एक अब ड्रॉप दे दिए, कोई गोली दे दिए, कि ऐसे कोई प्रोटेक्शन, हाँ, इस तरह का कोई है क्या? अगेन जो पेरेंट्स आके हमें बोल पाते हैं कि भाई इनको बड़ा 10-10 दिन में चेस्ट कंजेशन हो जाता है मान लीजिए, तो उनको हम कैलकेरिया कार्ब, सोराइनम
इस कुछ ऐसी और दवाइयाँ भी हैं हम देते हैं। किसी को स्किन की, हम जानते हैं कि एक साइक्लिक नेचर में अप डाउन होता है, तो उसको किसी किस्म की दवाई दी जाती है। या एलर्जीज, मतलब नाक से छींक, तो स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं इन सब चीज़ों की। बट एक केस बाय केस सिम्टम लिस्ट टू सिम्टम लिस्ट वेरी करती हैं बहुत। डॉक्टर साहब, आपके तो आज की डेट में जो पेशेंट लिस्ट हैं उसमें विदेश में जो पेशेंट्स रहते हैं उनका भी तालिका बहुत ही लंबा हो चुका है। तो आप किस तरह ये मेडिसिन वहाँ, कितने दिन का शेल्फ लाइफ ऐसे कुछ है जो 6 महीना ये ठीक रहेगा या 2 साल ठीक रहेगा, ये मेडिसिन का लाइफ, ये ज़रा बताइए। सो हम लोग का पेशेंट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 80 करीब कंट्रीज़ में हैं। एंड मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और ज़्यादा करीब इन पेशेंट्स के साथ हो पाए हैं। हम लोग वीडियो कंसल्टेशंस करते हैं, ईमेल पे पेशेंट्स भेजते हैं, इंडिया में रिश्तेदारों के थ्रू कभी कभी ट्रीटमेंट्स होती है। हम लोग रेगुलरली दवाइयाँ भेजते भी हैं। दवाइयाँ अब काफ़ी जगह लोकली अवेलेबल भी होती हैं, तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पहुँचाने से ही लोग लोकली भी ले लेते हैं। जनरली होम्योपैथी का शेल्फ लाइफ 3 साल के करीब माना जाता है, तो बड़ा सेफली उसको 3 साल तक यूज़ किया जाता है। एंड क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड लीडर है होम्योपैथी का, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिशनर, सबसे ज़्यादा पेशेंट, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, बहुत अर्ली ऑन बहुत अच्छी पॉलिसी डिसीजंस ली गई जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकग्निशन दिया गया, उसका एक स्ट्रक्चर, उसकी गाइडलाइंस बनाई गई। तो पूरी दुनिया इंडियन होम्योपैथ्स को बहुत मान्यता देती हैं। दे ऑलवेज फील कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, बेटर ट्रेंड होंगे। तो एक हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है हम पहुंचाएं। डॉक्टर कुशल, हमने ये भी बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि जर्मन मेडिसिन्स, होम्योपैथी मीन्स जर्मन मेडिसिन्स। तो आजकल क्या सब कुछ जर्मनी से ही आ रहा है या वी मैन्युफैक्चर इन इंडिया आल्सो? सो होम्योपैथी जर्मनी में पैदा हुआ 1796 में। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने इसका एक किस्म से आविष्कार किया एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में फैला। बट आज जैसे मैंने बताया, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन पॉपुलैरिटी। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स रिसर्च कम्स आउट ऑफ इंडिया इन होम्योपैथी। प्रैक्टिशनर्स, पेशेंट्स, हर चीज़ में हम सबसे आगे हैं। इंडिया में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। ऐसा कोई ज़रूरत हम महसूस नहीं करते अपने पेशेंट्स को बोलें कि आप केवल जर्मन ही लें। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP लागू हुआ है होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे। तो कोई भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से अगर हम लोग सील्ड बॉटल्स लेते हैं तो इसमें कोई शक या आशंका नहीं होनी चाहिए। हम सेफली प्रिस्क्राइब भी करते हैं एंड उसका असर भी देखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे हेल्थ लेके तो हमने काफ़ी सारे बातचीत कर चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा पे बात करें कि आपके जो दवाई आप जब पेशेंट को देते हैं, तो जो भी बीमारी हो उसके लिए आप जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, आप क्या उनको खाना पीना के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन, ये सब भी करने के लिए एडवाइस करते हैं क्या? जी, जैसे हमने बताया, होम्योपैथी एक किस्म से पहला ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन था जो कि ह्यूमन बॉडी को एज अ होल समझने लगा और उसकी इम्पोर्टेंस, हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं अपने शरीर में एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम से, ये होम्योपैथी शायद सबसे पहले समझ पाया था। तो आपने एक बात बोली ना बीच, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बात आपने कहा कि ये ऐसे एक मतलब होम्योपैथी ऐसे एक मेडिसिन, एक थ्योरी है या एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम बॉडी का पूरा होल लेके हम देखते हैं। उसको पार्ट बाय पार्ट आप नहीं देखते। तो ये इसी का कारण है कि आप पूरा चीज़ को, पूरा होल देख रहे हो आप। राइट। सो मान लीजिए किसी को भूख नहीं लग रही है, उसका एक मेंटल स्टेट के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, ये कन्वेंशनल सिस्टम में शायद अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आएगा, पर हम लोगों के लिए वो एक पूरा ही हम कनेक्शन देख के ही दवाई लिखेंगे, चाहे उसकी केस टेकिंग करेंगे। एंड अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो दौर आया है, आज हम समझ रहे हैं कि लाइफस्टाइल से ही हम अब मैक्सिमम दुनिया में लोगों की मौत हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कार्डियक डिजीजेस एंड जनरल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मोर्टेलिटी देखें तो ऐसी चीज़ों में जो होम्योपैथ बेचारा शुरू से ही करके आ रहा था,
उसका आज अहमियत समझ में आ रहा है कि केवल दवाई ही नहीं, खान पीन देखो, उसके सोने के पैटर्न के बारे में बात करो, उसको एक्सरसाइज के बारे में बताओ। उसको अगर नहीं समझ है कि मेरे को इस वजह से ये चीज़ हो रही है जो कि अपेरेंटली अनकनेक्टेड लग सकता है, उसकी इंटरकनेक्शन उसको समझाओ। ये चीज़ें होम्योपैथ्स 250 साल से करे आ रहे हैं। आज हम कन्वेंशनल सिस्टम्स में इनकी अहमियत समझ रहे हैं, हाउ अ बैड लाइफस्टाइल कैन लीड टू थायराइड, एंड फिर उसके बाद उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और डायबिटीज़ और वट एवर। सो ये चीज़ें होम्योपैथ्स तो बहुत दिन से करे आ रहे हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ आवर एडवाइस। दवाई ही, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दवाई एक कॉम्पोनेंट है आपके ट्रीटमेंट का। आप अगर इसी को पूरा मान के चलेंगे तो हो सकता है आपको कम फ़ायदा मिले। एक चीज़ और मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछना चाहिए आपसे, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ हम नहीं खा सकते या खा सकते हैं? जी, ये एक किस्म से मिथ भी है कि होम्योपैथी पे आएंगे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिस देखें, एक आध चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि मे बी रॉ ऑनियंस बहुत ज़्यादा नहीं खाइएगा क्योंकि उसकी जो लिंगरिंग फ्लेवर होती है वो थोड़ा अफेक्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा खट्टे फल, खट्टी फ्लेवर, नॉट जस्ट फल बट बहुत, जैसे अचार, इमली की चटनी, उस लेवल की खटाई थोड़ा कम रखा जाए। मोटा मोटी हम लोग अपने प्रैक्टिस में ये 2 बातें बोलते हैं। कैम्फर वगैरह का जो मेंथोल टाइप का स्मेल होता है उसको भी थोड़ा सा एंटीडोट की तरह माना जाता है, तो उसकी एक्सपोजर भी पेशेंट के अंदर कम रहे। मोर और लेस ये 3 बातें ख्याल रखनी ज़रूरी है। उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होम्योपैथी के लिए नहीं, बीमारी की स्पेसिफिक अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, जैसे शुगर का कुछ है, कोलेस्ट्रॉल का कुछ है, किडनी स्टोन का कुछ है, इस तरीके से। बट प्योर होम्योपैथी के लिए ये केवल 2-3 बातों का ही ख्याल रखना पड़ता है। होम्योपैथी मेडिसिन जब हम लेते हैं, मान लीजिए आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट से पहले या लंच पे टाइम पे या डिनर टाइम पर, तो तुरंत मेडिसिन लेके, जैसे हम लोग दवाइयाँ हम लोग प्लेट के साथ लेके ही बैठते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ, वो निकाल लेते दवाई, ब्रेकफास्ट कर लिया, तुरंत दवाई खा ली। तो ऐसे क्या होम्योपैथिक में भी ये सिस्टम है या हमें गैप देना पड़ता है एवरी मील पर? राइट, सो होम्योपैथी क्योंकि बहुत अल्ट्रा डाइल्यूटेड, बहुत स्पेसिफिक जेंटल मेडिसिन होती है, मुंह में अगर फ्लेवर्स कम रहे तो वो बेटर काम करता है। इस वजह से ये गैप का थ्योरी आया है कि अगर आप 20 मिनट आगे पीछे थोड़ा गैप रखें तो इट विल वर्क बेटर। इट विल स्टिल वर्क, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करेगा, बट इट इज़ प्रिफर्ड कि मुंह फ्लेवरलेस हो, तो आप खाना खाएं तो कुल्ला उल्ला करके 15-20 मिनट गैप देके, चाहे आगे हो चाहे पीछे। आइडियली कुछ मेडिसिन होती हैं जो खाली पेट हम एडवाइस करते हैं, बट वो 20 मिनट्स का गैप का लॉजिक ये है कि फ्लेवर, खाना ही नहीं, कुछ भी, जैसे आपने टूथब्रश भी किया उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मिंटी फ्लेवर होता है, तो 15-20 मिनट थोड़ा रुक के फिर अगर दवा लिया जाए तो बेटर काम करता है। बालों के लिए जाबोरेंडी, होम्योपैथी, ये सब हमने बहुत बचपन से सुना था, तो सचमुच क्या इससे बाल हो जाते हैं अगर लगाते हैं? स्कैल्प से निकलते हैं क्या नए बाल? जी, तो हेयर फॉल के कई वजह होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल कंडीशंस भी होता है। इमीडिएटली पेशेंट को देख के बता दिया जा सकता है कि भाई वी कैन डू दिस मच, वी कांट डू बियॉन्ड दैट। सो वो एक क्लियर कॉन्वर्सेशन पेशेंट के साथ करना चाहिए। बट ये जो हम आर्निका इंजरी के लिए, जाबोरेंडी बाल के लिए, सिम्फाइटम फ्रैक्चर के लिए, ये इतनी आम भाषा में इसलिए गई हैं बिकॉज वो फिनोमिनली सक्सेसफुल है। इसकी यूजेज ने लाखों लोगों ने किया, उसको परखा, उसका फ़ायदा देखा, तभी वो आज तक वो आइडियाज़, वो कॉन्सेप्ट्स अभी भी इतने कॉमन नॉलेज में है। So obviously these are, Jaborandi is a very commonly used medicine. बहुत और दवाइयाँ भी हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिव बाल के लिए मानी जाती है होम्योपैथी, बट किस वजह से है, किस स्टेज में पेशेंट आता है, वो भी मायने रखता है। आज हम एक अपने जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक चीज़ पूछूंगी, ये स्किन रेडिएंट हो, ग्लो आए, पेट साफ रहे, तो इसके लिए कोई दवाई आप देते हैं जो हमें आसानी से मिल जाता है और हम लेते हैं, वो सभी के लिए, वेदर इट इज़ मेन और वुमेन? पहली चीज़, अगेन मैं इसमें ये बोलूँगा कि एक दवा जो एक जनरल स्किन को अच्छा कर दे, ये कहना मुश्किल। स्किन की बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं, अलग अलग वजह से स्किन चेंज होता है, और एक कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड को
बरकरार रख के उसके लिए ट्रीटमेंट करा जाना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग आते हैं स्किन टोन एक्सेट्रा के लिए, तो बड़ा क्लियरली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दिस इज द स्किन टोन दैट यू हैव, ये बीमारी नहीं है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं दवाई के साथ, बिकॉज होम्योपैथी सिर्फ डिजीज टू हेल्थ ही काम करता है, इट डजंट डू एनीथिंग एल्स। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि पिगमेंटेशन किसी वजह से किसी बीमारी से किसी को हो गया, ऑफ कोर्स हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट किसी को इस जनरल एक स्किन की अपीयरेंस अपनी चेंज करनी हो, या कुछ चेंजेस तो हल्का फुल्का एज के साथ सबको ही आता है, उसको रिवर्स करने के लिए शायद होम्योपैथी एटलीस्ट बेस्ट वो नहीं है। अगेन मैं नॉन मेडिकल चीज़ों पे यहाँ अटेंशन लाना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न, एक्सरसाइज, खान पीन में इम्प्रूवमेंट, स्किन के लिए कितना कुछ कर, शायद कोई दवा भी ना कर पाए, तो इन चीज़ों को ना करके केवल एक दवाई ढूंढना शायद अच्छा इंसेंटिव नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है, बट स्किन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ, योर सो द ग्लो, योर एनर्जी। सो उस हिसाब से अगेन अगर आपकी नींद अच्छे से आप लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें खाते हैं, तो आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आज बहुत लोग परेशान होते हैं एक चीज़ से, ये वेरी कॉमनली हैपन बीमारी है यूटीआई इन्फेक्शंस। तो ये एक ऐसे कोई दवाई है जो लेडीज़ भी अपने बैग में डाल के लेके साथ में रहें कि कहीं भी जा रहे हैं 2 ड्रॉप वो लेते रहें एवरीडे, या जेंट्स भी? तो एक तो यूटीआई का एक ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं एंडेमिक सा हो गया है कुछ एरियाज में हमारे देश में। इसका वजह पे भी 1-2 मिनट हमें सोचना चाहिए। एक रैम्पेंट एंटीबायोटिक यूजेज एंड अब्यूज़, जिसको पूरी दुनिया इंडिया पे उंगली उठाती है कि इतना आप लोग एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ करते हैं, वो एक वजह है जिस वजह से यूटीआईज ठीक नहीं हो रही हैं, रिकरेंट हो रही हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो हम लोग को बहुत क्लोजली एंटीबायोटिक यूजेज पे ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि यूटीआई नहीं, रेस्पिरेशन, कई अलग अलग इश्यूज़ में हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इंडिया में पर्टिकुलरली, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो एक बात। दूसरा ये कैंथरस होम्योपैथी में एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है यूटीआई एंड यूटीआई रिलेटेड सिम्टम्स के लिए, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, बट अगेन एक केस बाय केस डायग्नोसिस ठीक से हो, किस तरीके का आपका यूटीआई है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रिस्क्राइब करना ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर कुशल, आप तो एक जाने माने खुद एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, और आपके फैमिली में आपके पिताजी एक बहुत ही नामी धामी डॉक्टर हैं, और ऐसे एकदम हमेशा घर में जब बातचीत करते हैं, क्या इस तरह का मेडिसिन और पेशेंट और बीमारियां ऐसे बातचीत होती है, कुछ और भी बातचीत होती है? ना, थैंक यू। एक तो क्योंकि मैं एक 4th जनरेशन होम्योपैथ हूँ, और मेरे मदर एंड फादर दोनों साइड में डॉक्टर्स ही रहे हैं। आपके नाना जी भी तो बहुत फेमस, ही वाज वेरी फेमस इन कैलकाटा, परिमल बैनर्जी, राइट? जी। So my mother and my father both are very accustomed to medical conversations, homeopathy, etc. तो हाँ, हम शायद दिमाग और कोई बाहर का कोई सुन रहा होगा तो अजीब लग रहा होगा कॉन्वर्सेशन ब्रेकफास्ट टेबल पे इस तरीके का कैसे हो रहा है, बट हमारे लिए ये आम है। और एक डे टू डे में डिस्कशंस रहती हैं, कहीं हम अटकते हैं तो बाबा से पूछते हैं, उनकी गाइडेंस और एक्सपीरियंस तो हमेशा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। माँ भी, क्योंकि घर में तो माँ ने ही दवाइयाँ दे के हम लोगों को बड़ा किया, बिकॉज वो इतनी फेमिलियर हैं, उनके बचपन से उनको मालूम है। सो होम्योपैथी का एक लाइफस्टाइल सा ही है हमारे घर में। तो आपके पिताजी अभी डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी जी अभी क्या आते हैं रेगुलरली, आप चैम्बर्स करते हैं? जी, अभी भी रेगुलरली क्लिनिक्स देखते हैं, पेशेंट्स देखते हैं। थोड़ा एज के साथ मे बी थोड़ा सा कंट्रोल्ड उन्होंने कर दिया अपना प्रैक्टिस, बट एब्सोल्युटली रेगुलरली वर्किंग एट द क्लिनिक। जब बहुत बीमारी लेके कोई आते हैं और आपके पास मेडिसिन लेने के बाद हो सकता है कि 2-3 साल वो आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद एक उनको सक्सेस मिला, वो
कठिन रोग हो गया या कोई भी बीमारी वो ठीक होने लगा, तो उस टाइम आप क्या समझते हैं कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी? क्योंकि आपकी तो बचपन में आपने जो स्कूल में पढ़े हैं वो भी दैट्स अ क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल एंड इट्स वेरी फेमस स्कूल, दैट्स सेंट कोलम्बस। तो वहाँ भी आपने जीसस क्राइस्ट और चर्च, इसके बीच ही आप बड़े हुए हैं। जी जी। तो उस टाइम आपको क्या लगता है कि ये सब हमारी मेडिसिन ने किया या कुछ तो ऊपर वाले का हाथ है जो उन्होंने अपनी खेल दिखाई? ना एब्सोल्युटली, आई थिंक जो पूरा एक आदमी का प्रिस्क्रिप्शन या उसका क्रेडिट एक आदमी पे तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। सो मेनी फैक्टर्स जो फेट हम लोग लेके इस धरती पे आते हैं वही अनफोल्ड हो रहा है एक किस्म से, चाहे हमें लगे कि हम बहुत चीज़ें उसको चेंज करने के लिए कर रहे हैं। तो अपनी अपनी धार्मिक बिलीफ्स होती हैं एंड सब लोग अलग अलग किस्म से इन चीज़ों को समझते हैं, बट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये हमें ज़रूर देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, बट हो रहा है। ये पेशेंट ठीक कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये बीमारी कहाँ चली गई, ये तो आई थिंक हर डॉक्टर देखता है, हम लोग भी बहुत रेगुलर बेसिस पे ही देखते हैं। बट पेशेंट की खुद की एक जो कोशिश वो बहुत मायने रखती है, एक विल टू लिव, विल टू सर्वाइव, मैं ये मानता हूँ। एंड डॉक्टर की एम्पैथी, जो पेशेंट के दर्द को समझे, एक वो कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को फ़ायदा देने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर साहब, आज के बातचीत से हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे हमें जानने को मिला। एक तो मेडिसिन्स, एक तो लाइफस्टाइल, एक तो एक्सरसाइज, किस तरह हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर हम बना सकते हैं। और ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करती, वेरी माइल्ड है और ठीक भी कर देती हैं, ज़्यादा हद तक ठीक ही होते हैं लोग। और खाने पीने का जो आपने बताया कि किस तरह जो चीज़ नहीं करने के लिए, आई थिंक ये वाला एपिसोड हमारे जब देखेंगे दर्शक तो बहुत ही उनको बेनिफिशियल होगा ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड। क्योंकि एक तो एलोपैथी लेते लेते हमारे मन में ऐसे होता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट, नहीं तो होम्योपैथी से कुछ नहीं होने वाला, अरे नहीं होगा, हम इसी पे चलते हैं। मगर कम से कम होम्योपैथी लेने के बाद महसूस होता है कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, ज़्यादा परेशान, अंदर शरीर में जा कितना परेशानी है वो नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आज की ये जो जानकारी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे स्टूडियो पर, इतने सारे रश आपने आज आपके होते हैं चैम्बर्स में, इसके अलावा भी आपने टाइम निकाल के हमारे पास आए, हमें बहुत ही, मैं इसके लिए आपके पास थैंकफुल हूँ। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आप दोबारा फिर आइएगा और हमारे शो में आके हमारे ये जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए आज की लाइफस्टाइल, आज की डिजीज़ कैसे हम ठीक करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन से। तो दर्शक आप देखते रहिए डायलॉगस, इसी तरह आपको ये चैनल से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक अपने प्रोफेशनल जो डिवोशनल भी हैं, ऐसे प्रोफेशनल लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने ज़िंदगी के तजुर्बे यहाँ बता रहे हैं। डॉक्टर कुशल बैनर्जी, मेनी थैंक्स। थैंक यू। डायलॉगस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए।